हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सभी के लिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर से हिंदी का एक नया प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। आपने पुराने वीडियो भी देख लिए होंगे। यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि आपको गुणवत्तापूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया जाए जो परीक्षा में आपकी 100% मदद कर सकें। शुरू करते हैं, देखते हैं इस प्रश्न पत्र में आपके लिए क्या है। इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? विकल्प हैं काव्य सौंदर्य, व्याकरणिक नियम, सीखने की क्षमता का आकलन, निबंध लिखने की योग्यता। दोस्तों, किसी छात्र के हिंदी भाषा का मूल्यांकन करना है तो आप सबसे अधिक किसको महत्व देंगे? क्योंकि काव्य सौंदर्य, सीखने की क्षमता का आकलन, निबंध लिखने की योग्यता, ये किसी भी छात्र के सिर्फ एक पक्ष को प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा आप छात्र के सिर्फ एक पक्ष का ही आकलन कर पाएंगे, उसके संपूर्ण पक्ष यानी सभी पक्षों का आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सीखने की क्षमता के यदि आप आकलन करेंगे तो आप हिंदी भाषा के जो चारों कौशल हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, सभी पक्षों का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखें, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। विकल्प हैं शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, किसी भी एक भाषा की निपुणता में बाधक है। दोस्तों, यदि किसी कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हो रहा है तो उसका उस कक्षा में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या शिक्षकों के लिए वो गहन समस्या बनेगी या छात्रों का संज्ञानात्मक विकास में सहायक बनेगी, कक्षाई जटिलताओं को वो बढ़ावा देगी या किसी भी एक भाषा की निपुणता में बाधक होगी? क्योंकि दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में बहुभाषी कक्षा अर्थात वह कक्षा जिसमें एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हो उसको महत्व दिया गया है और बहुभाषी कक्षा छात्रों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक भी होती है। इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न देखें, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? विकल्प हैं केवल कहानियाँ अथवा कविताएं जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में आपको किस प्रकार की रचनाओं को स्थान देना चाहिए? इसके लिए आपको केवल कहानियाँ तथा कविताएं ये नहीं होगा, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो ये भी नहीं होगा, विदेशी साहित्य की रचनाएं इसको भी आप स्थान नहीं देंगे। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों अर्थात जो बच्चा दिन भर जो गतिविधियां करता है यानी जो उसका परिवेश है, जिस प्रकार का वातावरण है, उस प्रकार की रचनाओं का उसमें समावेश होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? विकल्प हैं व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, बातचीत करना, अपने अनुभवों का वर्णन, संवाद अदायगी। दोस्तों, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति अर्थात बोलना कौशल, ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब जो बोलता है, ठीक है, बोल करके ही अभिव्यक्ति की जा सकती है, इसलिए बोलना कौशल की बात है। उसके विकास के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बातचीत करना, अपने अनुभवों का वर्णन, संवाद अदायगी। इसके माध्यम से बालक के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास बहुत अच्छी प्रकार से किया जा सकता है अपेक्षाकृत व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास के। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है जो सबसे कम प्रभावी होगा। बाकी बातचीत के माध्यम से और अपने अनुभवों के वर्णन और संवाद अदायगी के माध्यम से छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास भली भांति किया जा सकता है। ठीक है, देखें अगला प्रश्न,
दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षण के लिए सर्वोत्तम सामग्री मानी जाती है, क्योंकि इससे छात्रों का ज़्यादा मनोरंजन होता है, शिक्षक को अधिक श्रम नहीं करना पड़ता है, यह सस्ती होती है जिससे शिक्षक इस कक्षा में इनका प्रयोग आसानी से कर सकता है। इसमें अधिगम के लिए छात्रों की एक से अधिक इंद्रियां सक्रिय होती हैं। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप समझ गए होंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री से अर्थात तात्पर्य है कि जैसे इसका एक उदाहरण है मोबाइल, इसमें आप वीडियो देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो यानी कि देखते हुए सुनना, ठीक है, ये दृश्य श्रव्य सामग्री होती है। ठीक है, छात्रों का ज़्यादा मनोरंजन होगा, शिक्षक को अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा, यह सस्ती होती है जिसे शिक्षक कक्षा में इनका प्रयोग आसानी से कर सकता है, ये सही विकल्प नहीं होगा। इसमें अधिगम के लिए छात्रों की एक से अधिक इंद्रियां सक्रिय होती है, क्योंकि सुनेगा भी वो, देखेगा भी और अपना दिमाग भी चलाएगा, इसलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, यह कथन। भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, यह कथन कैसा है? विकल्प में पूर्ण है क्योंकि बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति करते हैं, अपूर्ण है क्योंकि भाषा की कक्षा में रेखांकन नहीं हो सकता, सही है क्योंकि रेखांकन भी भाषा की तरह ही अभिव्यक्ति का साधन है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उत्तर आप समझ गए होंगे, क्योंकि यह जो कथन है पूर्ण है क्योंकि बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति करते हैं, ये तो सही है कि बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन यह विकल्प सही नहीं होगा। अपूर्ण है क्योंकि भाषा की कक्षा में रेखांकन नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। विकल्प सी सही है क्योंकि रेखांकन भी भाषा की तरह ही अभिव्यक्ति का साधन है। दोस्तों प्राचीन काल में आपने यदि देखा होगा या वर्तमान समय में भी आप देखिए, एक चित्रकार कला के ही माध्यम से, रेखांकन के माध्यम से ही अपने विचारों की, अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, तो इसलिए ये कहें कि रेखांकन भी भाषा की तरह ही अभिव्यक्ति का साधन है, ये बिल्कुल सही विकल्प है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों का सृजनात्मक विकास करने में कौन सहायक नहीं है? विकल्प हैं प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, अधूरी कविता पूरी करवाना, अभिव्यक्ति के अवसर देना, चित्र पर आधारित मौखिक तथा लिखित वर्णन। दोस्तों जब इस प्रकार के प्रश्न आए, छात्रों का सृजनात्मक विकास यानी कि छात्रों की क्रिएटिविटी या छात्रों की रचनात्मकता को परखने की बात हो, तो आपको उस तरह के विकल्प देखने चाहिए जिससे छात्र अपने मतलब उसके मन में जो भी चीज़ें हैं उसको वो अभिव्यक्त करे, ठीक है, अपने मन की अभिव्यक्ति वो कर सके। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है सृजनात्मक विकास करने में कौन सहायक नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सहायक नहीं है। ठीक, अधूरी कविता पूरी करवाना, अभिव्यक्ति के अवसर देना, चित्र पर आधारित मौखिक तथा लिखित वर्णन करवाना। यानी कि अधूरी कविता जब वो पूरी करेगा, अपने मन से पूरी करेगा, तो उसमें कुछ न कुछ वो रचनात्मकता प्रदर्शित करेगा। अभिव्यक्ति के अवसर देंगे तो ये तो खुला विकल्प है कि जब आप उसको अभिव्यक्ति के अवसर देंगे तो वो अपने मन में जितनी भी चीज़ें हैं उसको वो बाहर निकालने का प्रयास करेगा। चित्र पर आधारित मौखिक तथा लिखित वर्णन करवाएंगे तो इसमें भी वही बात लागू होती है कि वह अपनी मतलब प्रेरणा का प्रदर्शन करेगा। लेकिन विकल्प ए जो है प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, ये एक परिपाटी में रह करके उसको यानी एक परिमाप में बंध करके आप उसको उत्तर लिखना पड़ेगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि ये सहायक नहीं है सृजनात्मक विकास के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए लिपिबद्ध भाषा एवं उनसे जुड़ी ध्वनियाँ विकल्प हैं मूर्त होती हैं, अमूर्त होती हैं, सार्थक होती हैं, निरर्थक होती हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो लिपिबद्ध भाषा और उनसे जुड़ी ध्वनियों का प्रदर्शन करें? भाई उसे क्या ज्ञान है लिपिबद्ध भाषा क्या हो सकती है? ठीक है, लिपिबद्ध ध्वनियाँ, उनसे संबंधित जो ध्वनियाँ हैं लिपिबद्ध भाषाओं से, क्या उसको ज्ञान है? क्या उसको ज्ञान हो सकता है या उसको बताया जाता है प्राथमिक स्तर के छात्र को? तो इसलिए मूर्त होती हैं, अमूर्त होती हैं, सार्थक होती हैं, बिल्कुल गलत है। विकल्प डी निरर्थक होती हैं, उसके लिए ये सब निरर्थक बातें हैं। ठीक है, यही इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखेंगे।
बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह कथन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को इस तरह के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। विकल्प में स्किनर का, चॉम्स्की का, पावलोव का, वाइगोत्स्की का। दोस्तों, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह कथन, क्योंकि स्किनर का कहना है, स्किनर का साफ साफ कहना है, स्किनर बात करते हैं अनुकरण और पुनर्बलन। ठीक, स्किनर ने कबूतर पे, चूहे पे कई प्रयोग किए इन्होंने। ठीक है, तो भाषा के संबंध में इन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो अनुकरण से सीखता है। ठीक है, और जो भाषा सीखने की प्रक्रिया वो जन्म के बाद से शुरू होती। ठीक, और पावलोव का कहना है, पावलोव सीधे सीधे उद्दीपक की बात करते हैं और भाषा अनुबंधन की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका ये मानना है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको कुछ भी जानकारी नहीं होती, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या है, धीरे धीरे सीख जाता है। यानी कि वो अनुकरण करता है और भाषा के साथ वो अनुबंधन करता है। ठीक, यानी कि भाषा शब्द व अर्थ के मध्य वो संबंध स्थापित करता है, यानी यही भाषा अनुबंधन होता है। ठीक है ना, मतलब वो धीरे धीरे जन्म के समय तो कुछ नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाता है। ठीक, तो इसलिए पावलोव भी नहीं होगा। वाइगोत्स्की का तो दोस्तों मैंने कोड बताया था। सीधे सीधे जब भी वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न हो तो आप उसमें समाज और संस्कृति, क्योंकि उनका मानना है कि व्यक्ति जो भी, बालक जो भी सीखता है वो समाज और संस्कृति से ही सब कुछ सीखता है, इसलिए इनका भी मानना नहीं है। तो दोस्तों, सही विकल्प होगा चॉम्स्की। चॉम्स्की का ये मानना था कि इनके बारे में मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि ये अमेरिकी भाषा शास्त्री हैं, बहुत योगदान इन्होंने दिया है, भाषा वैज्ञानिक के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक, तो इनका ये मानना था कि भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो बालक में जन्मजात होती है। ठीक है ना, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? विकल्प हैं प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि। दोस्तों, भाषा सीखने की कौन सी विधि, जो ये 4 विधियां हैं, इसमें से कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? मतलब कि बिना मातृभाषा का प्रयोग किए दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। प्रत्यक्ष विधि वह विधि होती है जिसमें आप उसी भाषा का प्रयोग करते हैं और केवल उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिस भाषा में आप पढ़ या पढ़ा रहे हों या जानकारी अर्जित कर रहे हों। जैसे आप हिंदी विषय की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात अगर कर रहे हैं तो हिंदी में ही आप सब कुछ जानेंगे, समझेंगे या पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। या अंग्रेजी में आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप अंग्रेजी की ही बात करेंगे, उसमें हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये प्रत्यक्ष विधि हो गई। अप्रत्यक्ष विधि कोई होती नहीं है भाषा सीखने के लिए। द्विभाषी विधि, द्विभाषी विधि दोस्तों क्या होती है? द्विभाषी विधि क्या होती है? द्विभाषी विधि अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि। यानी कि अनुवाद विधि को पहले बता दूं। अनुवाद विधि जो जैसे आप अंग्रेजी मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, उदाहरण एक समझ लीजिए, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अनुवाद विधि में आप जैसे आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ठीक, आप अंग्रेजी पढ़ाते समय देखते हैं कि छात्रों को उसका अनुवाद करके बताना पड़ता है, क्योंकि छात्र स्पष्ट रूप से अंग्रेजी भाषा को समझ नहीं पाता। तब आप क्या करते हैं, हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं। तो दोस्तों, ये अनुवाद विधि होगी, क्योंकि आप शब्दशः पूरा अनुवाद करते हैं तभी वो छात्र समझ पाएगा। तो ये आपकी अनुवाद विधि होगी प्रत्यक्ष। और अनुवाद और प्रत्यक्ष विधि के बीच में जो सेतु का कार्य करती है वो द्विभाषी विधि होती है। ठीक, जैसे कुछ आप अंग्रेजी बता रहे हैं या संस्कृत बता रहे हैं, कोई दूसरी भाषा में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कठिन शब्द होते हैं शब्दशः आप अनुवाद नहीं करते हैं, कुछ कठिन शब्दों का ही आप अनुवाद करते हैं मातृभाषा में, यानी दूसरी भाषा जो वह छात्र समझता है उसमें आप अनुवाद करते हैं, तो वो द्विभाषी विधि होती है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, प्रत्यक्ष विधि इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में प्रत्यक्ष विधि ही सहायक होती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। पाठ के अंत में गतिविधियां और अभ्यास देने का उद्देश्य नहीं है। विकल्प हैं भाषा का विस्तार, सृजनात्मकता का विकास,
छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, प्रश्नों के उत्तर याद करवाना। दोस्तों समझने वाली बात है कि यहाँ पे उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। ये गलतियाँ हो जाती हैं एग्ज़ाम में, कभी कभी ध्यान नहीं जाता है और सही विकल्प की जगह गलत विकल्प हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा और परीक्षा में जब भी आप प्रश्नों को पढ़िएगा तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आराम से सहज होकर के पढ़िएगा। आपके प्रश्न कम से कम या बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो जो पाठ के अंत में आप देखते हैं गतिविधियाँ और अभ्यास जो दी हुई होती है तो उसका उद्देश्य क्या नहीं होता है, ठीक है। भाषा विस्तार करना, भाषा का विस्तार हो ये हमारा उद्देश्य होता है। सृजनात्मकता का विकास हो ये भी उद्देश्य होता है। छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर देना ये भी उद्देश्य होता है। प्रश्नों के उत्तर याद करवाना ये दोस्तों जो है उद्देश्य हमारा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, निर्देश है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 12 से 20 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों मैं लगातार बता रहा हूँ, पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था गद्यांश और पद्यांश के बारे में। जो छात्र लगातार सीटेट दे रहे हैं उनको ये भली भांति मालूम होगा कि सीटेट के प्रश्न पत्र में गद्यांश और पद्यांश दोनों आता है। गद्यांश से संबंधित 9 से 10 प्रश्न और पद्यांश से यानी कविता से संबंधित 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो नए छात्र हैं जो पहली बार सीटेट की परीक्षा में बैठेंगे, प्रतिभाग करेंगे, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि सीटेट में हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों आते हैं, जिससे संबंधित लगभग 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये 15 अंक आपको एक तरह से ये समझ लीजिए कि मुफ्त के होते हैं। 1 से 2 बार आप गद्यांश और पद्यांश को पढ़ते हैं और सरलतम, आसानी से, बेहद अच्छी प्रकार से आप इन प्रश्नों को बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों थोड़ा समय लगेगा, इसको पढ़ लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं जिन शब्दों पे बल दूंगा उनको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनसे संबंधित ही आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में बार्सिलोना और उसके निवासियों का सबसे सुंदर चित्रण भी सहायक नहीं हो सकता। दोस्तों बार्सिलोना, ठीक है। स्योमका और फेतका को पीटर्सबर्ग के जलमार्गों को जानने की क्या ज़रूरत है। अगर जैसी की संभावना है वे वहाँ कभी नहीं जा पाएंगे। अगर स्योमका का वहाँ कभी जाना होगा भी तो उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने यह स्कूल में पढ़ा था या नहीं, क्योंकि तब इन जलमार्गों को वह व्यवहार में ही जान जाएगा और अच्छी तरह जान जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि उसकी आत्मिक शक्तियों के विकास में इस बात की जानकारी से कोई मदद मिल सकती है कि वोल्गा में सन से लदे जहाज़ नीचे की ओर जाते हैं और अलकतरे से लदे जहाज़ ऊपर की ओर, कि दुबोवका नाम का एक बंदरगाह है, कि फला भूमिगत परत फला जगह तक जाती है, कि सामोएद लोग 12 सिंगा गाड़ियों पर सफ़र करते हैं, वगैरह वगैरह। सामोएद, ठीक है दोस्तों। इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। एक बार आप पीछे जा कर के इस गद्यांश को दोबारा से पढ़िएगा, प्रश्नों को करने में और आनंद आएगा और सरलतम आप कर भी लेंगे और समझ में भी आएगा, ठीक है। प्रश्न क्या है, स्योमका और फेतका है। दोस्तों स्योमका और फेतका जो लेखक बात कर रहा है कि स्योमका वहाँ जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो शहरों के नाम, कर्मचारियों के नाम, विद्यार्थियों के नाम, शिक्षकों के नाम। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी। स्योमका और फेतका कौन है, विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थियों के नाम हैं। अगला प्रश्न देखें, बच्चे ढेर सारी जानकारी हासिल करके, विकल्प है आत्मिक विकास नहीं कर सकते हैं, कक्षा में अव्वल आ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं। दोस्तों इस गद्यांश को फिर से आप पढ़िएगा, इसमें स्पष्ट जो है लेखक महोदय ने कहा है कि बच्चे जो है ढेर सारी जानकारी हासिल करके आत्मिक विकास नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि गद्यांश में स्पष्ट रूप से लेखक ने कहा है कि ढेर सारी जानकारी हासिल करके भी बच्चे अपना आत्मिक विकास नहीं कर सकते हैं, ठीक। कक्षा में अव्वल आ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, विद्वान से। आप अगर सामान्य रूप से देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि बच्चे ढेर सारी जानकारी हासिल करके कक्षा में अव्वल भी आ सकते हैं, बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, विद्वान भी बन सकते हैं। लेकिन इसका सही उत्तर होगा गद्यांश के अनुसार आत्मिक विकास नहीं कर सकते, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए।
अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है। विकल्प हैं, जो बंदरगाहों के बारे में न बताए, जिसका उपयोग बच्चे अपने रोज़मर्रा के जीवन में न करते हों, जिसमें जलमार्गों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, जानकारी नहीं दी जाती। दोस्तों, लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक, लेखक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र जो है जिस जानकारी का उपयोग या जिस पढ़ाई का उपयोग अपनी रोज़मर्रा के जीवन में न करते हों वह निरर्थक है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे बहुत कुछ स्वतः ही तभी सीख जाते हैं जब, विकल्प में माता पिता बताते हैं, वह किताब पढ़ते देखते हैं, शिक्षक उन्हें सिखाते हैं, वे चीज़ों को व्यवहार में लाते हैं। दोस्तों, स्वाभाविक से इसका उत्तर है वे चीज़ों को व्यवहार में लाते हैं। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आप एक बार वापस जा कर के गद्यांश को ज़रूर पढ़िएगा। व्यवहारिक जीवन में उपयोग में न आने वाली बातों को जानने या न जानने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विकल्प है, बाद में शिक्षक बता ही देंगे, बच्चे कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, ये बातें व्यवहारिक जीवन को प्रभावित नहीं करती, बच्चे अभी इन बातों का उपयोग करने योग्य नहीं हैं। दोस्तों, व्यवहारिक जीवन में उपयोग में न आने वाली बातों को जानने या न जानने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बातें व्यवहारिक जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं। ठीक है, मतलब सीधा सा ये हुआ कि दिन भर के जो डेली रूटीन होता है, दिनचर्या होती है, उसमें जो आप व्यवहार करते हैं, ठीक है, वही आपका व्यवहारिक जीवन हुआ। उसमें जो उपयोग में न आने वाली बातें हैं उनको आप जानिए या ना जानिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बातें व्यवहारिक जीवन को प्रभावित ही नहीं करती हैं। ठीक है, तो व्यवहारिक जीवन के संबंध में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखें, निवासी का बहुवचन रूप है। दोस्तों, बिल्कुल आसान, बहुत सरल प्रश्न है। इसमें इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, निवासी का बहुवचन होगा निवासियों। निवासियों, ये सब शाब्दिक गलती है। निवासों, निवासी, निवासों निवासी होगा नहीं, मात्रात्मक गलती है निवासियों में, और निवासों निवासी होगा नहीं, निवासियों ही इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखेंगे, फर्क का समानार्थी है। दोस्तों, फर्क का समानार्थी, इसमें अंतर, हानि, प्रभावकारी और असरदार, ये चार विकल्प हैं। इसमें विकल्प ए जो अंतर है, फर्क का समानार्थी यही होगा। ठीक है, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। हानि, प्रभावकारी और असरदार इसका समानार्थी नहीं है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है? चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है, ठीक है ना। मनोहारी, सौंदर्य, कलात्मक, सुंदर। दोस्तों, चित्रण के लिए यदि आपको मतलब कौन सा ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे कि चित्रण जो है उपयुक्त विशेषण बन जाए। ठीक, चित्रण को विशेषण में परिवर्तित करने के लिए आपको कौन सा शब्द प्रयोग करना है? तो मनोहारी, कलात्मक और सुंदर। ठीक है, मनोहारी, कलात्मक और सुंदर। ठीक है, ये तीनों जो है चित्रण के विशेषण हैं, लेकिन सौंदर्य वो चित्रण का विशेषण नहीं, क्योंकि चित्रण कोई हुआ है, बड़ा ही मनोहारी चित्र है, बड़ा ही कलात्मक चित्र है, बड़ा ही सुंदर चित्र है, आप ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन ये नहीं कहते बड़ा ही सौंदर्यात्मक चित्र है, बड़ा ही सौंदर्यपूर्ण चित्र, ऐसा नहीं बोलते। इसलिए सौंदर्य जो है इसका ये सही विकल्प होगा, ये विकल्प बी, ये उपयुक्त विशेषण नहीं है चित्रण के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसका सुंदर चित्रण करना चाहता है? वोल्गा, दुबोव्का, सामोयेद, बार्सिलोना। दोस्तों, सामोयेद के बारे में मैंने नहीं बताया। सामोयेद एक प्रकार की जानवर मतलब कुत्ते की प्रजाति है। ठीक है, बहुत ही सुंदर कुत्ते होते हैं। सामोयेद जो है कुत्ते की एक प्रजाति है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसका सुंदर चित्रण करना चाहता है? वोल्गा, दुबोव्का, सामोयेद, बार्सिलोना। दोस्तों, बार्सिलोना का एक बंदरगाह है, वहाँ पे जो सजीव चित्रण देख रहा है, लेखक द्वारा देखा जा रहा है, उसी का वर्णन उन्होंने अपने लेखन में किया है। ठीक है, तो बार्सिलोना इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 20 प्रश्न हो गए हैं।
धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हाँ, इसी प्रकार गुणवत्तापूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे जोश और जुनून के साथ। नमस्कार।